डू यू नोटिस डैट कि दुनिया के अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर कैसे बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब ही क्यों होता जा रहा है? क्या आपने ये 5 बातें नोट की हैं? वेलकम टू एक्सप्लोर विद एके एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं उस सवाल पर ही बात करने जा रहा हूँ जो कई बार मेरे जहन में तो आया है और यकीनन आपके माइंड में भी ज़रूर आया होगा कि अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब गरीब ही क्यों होता जा रहा है। दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास ही क्यों है और बाकी का 5% 95% लोगों के अंदर बराबर में बटा हुआ है? ऐसा क्यों है? किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर आप अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, एलोन मस्क इन सब से इनका सारा पैसा ले लेते हैं और दुनिया के 95% जो गरीब हैं उनमें बराबर बांट देते हैं तो पता क्या होगा? कुछ ही सालों बाद जो पैसा उनसे लिया होगा वो वापस उनकी जेबों में चला जाएगा। ऐसा क्या फार्मूला उनके पास है जो हम सबको नहीं पता? उसी फार्मूले को इस वीडियो में मैं डिकोड करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूँ कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से आप ऐसी क्या चीज़ सीख सकते हैं जो शायद आपको 100 किताबें भी सिखा ना पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद 2 क्वेश्चंस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, फिर इसको लाइक कर लो इस वीडियो को, फिर देन इसको आगे भी शेयर कर दो। दूसरों का भी फ़ायदा सोचा करो यार। अगर आपने प्रेस बेल आइकॉन नहीं किया तो उसको भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला सवाल है कि कभी सोचा है कि 6500 करोड़ के मालिक शाहरुख खान ने कभी अपने लिए पर्सनल जेट प्लेन क्यों नहीं खरीदा, जबकि 400 करोड़ का जेट प्लेन उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल था। और क्वेश्चन नंबर 2। तेल मिला था दुबई और सऊदी अरेबिया को और वही तेल बेचकर वो दुनिया के अमीर 3 ममालिक बन गए और यही तेल के ज़खायर वेनेज़ुएला जैसे मुल्क को भी मिले थे और वो आज बर्बादी के रास्ते पर क्यों खड़ा है? इन 2 सवालों का जवाब अमीरी के 5 बेसिक रूल्स के अंदर छुपा हुआ है और ये वो रूल्स हैं जो दुनिया का हर अमीर बंदा, चाहे वो अंबानी हो, ज़ुकरबर्ग हो या रतन टाटा हो, इसको फॉलो करते हैं जैसे कोई कानून हो। और ये वही रूल्स हैं जिसको फॉलो करके अमीर और ज़्यादा अमीर और जिसको नज़रअंदाज करके अमीर बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। द रूल नंबर 1, डोंट जस्ट बिकम रिच, स्टे रिच। पता है क्या, बहुत से लोग अमीर होने के बावजूद फिर गरीबियत की दलदल में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन लोगों के पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। इसे ऐसे समझते हैं, जब आप एक गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के अंदर 4 टायर्स ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा टायर, जिसे स्टेपनी कहते हैं, वो क्यों देती है? ताकि अगर आप किसी रास्ते में जा रहे हैं और अगर आपका एक टायर पंक्चर भी हो जाता है तो आपके पास एक सेफ्टी प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा टायर, जिसे स्टेपनी कहते हैं, वो ना हो तो फिर तो आप रास्ते में फंस गए, उधर ही आपके ऊपर मुसीबत आई और आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अब इसी बात को सेकंड वे में इस तरह समझते हैं कि आपने टाइटैनिक का नाम तो सुना होगा। टाइटैनिक कभी ना डूबने वाला जहाज़ जाना जाता था। उसकी मैन्युफैक्चर कंपनी को उसके ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता और फिर पूरी दुनिया ने देखा वो अपने पहले सफ़र में ही एक आइसबर्ग से टकराया और उसके अंदर पानी भरने लगा। और हैरानकुन बात ये थी कि उसके अंदर इतनी सेफ्टी बोर्ड्स ही नहीं थी कि जितनी उसके अंदर होनी चाहिए थी और इसी सेफ्टी बोर्ड्स की वजह से 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। और यहाँ भी मेन वजह देखी जाए तो उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, जिसकी वजह से 1500 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये दुनिया है मेरे दोस्त, गैर यकीनी और गैर मुतवक्के वाक़यात से भरी पड़ी है। यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसी तरह इटली का पंपई शहर अपने वक्त का खुशहाल तरीन शहर था। वहाँ के लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके शहर से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर एक ज्वालामुखी दहक रहा है। वो सब लोग इग्नोर मूड में जी रहे थे कि 24 किलोमीटर बहुत दूर है और जब वो फटा, वहाँ के लोग, वहाँ की बिल्डिंग्स एक झटके में राख हो गई। बहुत से लोग इस दुनिया में इस जहन के साथ भी जीते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ हो गया तो उसको टाला भी नहीं जा सकता। इसलिए आपके पास बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। द रूल नंबर 2 ऑफ द रिच, स्पेंड वाइसली। आपकी जेब में अगर 5000 है और आप 50,000 का मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसे ख़रीद तो लेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं? यकीनन नहीं। और यही वजह है कि अमीर लोग भले ही वो क्या कुछ खरीदने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हद में रहकर खर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले शाहरुख खान की मिसाल दी, अपने शौक़ के हिसाब से और बेशुमार दौलत होने के बावजूद
शाह रुख खान ने कभी भी अपना प्राइवेट जेट का ख्वाब नहीं पूरा किया, जबकि 6500 करोड़ में 400 करोड़ प्राइवेट जेट के लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। बात 6500 करोड़ में से 400 करोड़ निकालना नहीं है, बात सारी समझदारी की है। शाह रुख खान ने कई बार कहा है, जब भी उनके पास इतने पैसे आते हैं कि वो अपना एक जेट प्लेन खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब उनके सामने दो रास्ते भी आते हैं। एक तो वो अपना जेट खरीद लें, दूसरा अपनी एक नई फिल्म डिज़ाइन कर लें, तो वो अपनी फ़िल्म को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और दूसरी तरफ जब किसी मिडिल क्लास लड़के की नौकरी लगती है 30,000 की, तो 20,000 डाउन पेमेंट देकर 6,000 की किस्त पर अपना लेटेस्ट आईफोन जो उसका पसंदीदा होता है वो ख़रीद लेता है। और यही माइंडसेट है अमीरियत का और गरीबियत का। अमीर अमीर ही क्यों है और गरीब गरीबी ही क्यों है, काफ़ी हद तक आपको इसी बात से समझ आ गया होगा। अमीरियत और गरीबियत के माइंडसेट में यही फ़र्क है कि अमीरियत जो माइंडसेट है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कि एसेट्स खरीदे जाएं, और जबकि गरीबियत का माइंडसेट इस चीज़ को प्रायोरिटी देता है कि लायबिलिटीज़ खरीदी जाएं। एसेट्स में देखा जाए तो आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कारोबार में लगा सकते हैं, जिसके ज़रिए आपकी जेब में पैसा और ज़्यादा आएगा ना कि जाएगा। लायबिलिटीज़ में ये फ़र्क है कि लायबिलिटीज़ आपने कोई गाड़ी खरीद ली, गाड़ी आपकी जेब में से पैसे लेकर ही जाएगी, उसकी मेंटेनेंस पर पैसे लगेंगे, उसका इस तरह के 100 और खर्चे हैं। द रूल नंबर 3 ऑफ द रिच इज़ सेविंग। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जो पैसा आपने बचाया असल में वो पैसा आपने कमाया। 1920 में एक वेनेज़ुएला नामी मुल्क था, वहाँ तेल की दरियाफ्त होती है, और वो तेल की दरियाफ्त इतनी हुई और वही तेल बेच बेच कर वो मुल्क बेहद अमीर बन गया। 1960 आते आते वो मुल्क इतना अमीर बन गया था, वहाँ ज़रूरत का सामान प्रोडक्शन कॉस्ट से भी सस्ता था। लेकिन फिर 1980 में कुछ वजूहात की बिना पर तेल की कमाई कम होने लग गई। वो इतनी कम हो गई कि हुकूमत को कर्ज़ा उठाना पड़ गया, और जब कर्ज़े की किस्तें नहीं अदा कर पाई तो कर्ज़ा और बढ़ता गया, और जब कर्ज़ा बढ़ता गया तो उसकी करेंसी गिरते गिरते इतनी गिर गई कि आज 1 रुपया वहाँ का 45 लाख बन जाता है। जो मुल्क इतना अमीर था, जहाँ ज़रूरत का सामान प्रोडक्शन कॉस्ट से भी सस्ता था, आज वो दूसरे ममालिक का मोहताज बना पड़ा है। और फिर 1969 में एक और मुल्क में तेल की दरियाफ्त होती है, जिसे नॉर्वे कहा जाता है। नॉर्वे आज के मुल्क में खुशहाल और अमीर 3 मुल्क गिना जाता है। नॉर्वे वो मुल्क है जिसकी जीडीपी यूएई और अमेरिका जैसे मुल्क से भी बेहतर है। ये जो सब कुछ हुआ है ये तेल की कमाई से ही हुआ है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि एक मुल्क तेल की कमाई से इतना बड़ा बन गया कि उसकी जीडीपी यूएई या फिर अमेरिका से बेहतर है, और एक मुल्क इतना गिर गया, इतनी बर्बादी हो गई उधर? इसका सीधा सीधा जवाब है मेरे दोस्त, बचत। तेल मिलने के कुछ ही सालों बाद नॉर्वे की हुकूमत को समझ आ गया था कि तेल की कमाई आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी। तो इसी बात को समझकर उन्होंने अपने तेल की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचाना शुरू कर दिया था, और अपनी उस बचत को एक फ़ंड में जमा करने लगे, और उस फंड का नाम रखा गया नॉर्वे सोवरेन वेल्थ फंड। और फिर उसी फंड से इन्वेस्टमेंट की गई। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट समझने वाला है कि सिर्फ बचत करके आप अमीर नहीं बन सकते, बल्कि उसको सही जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे वो बात है ना कि पैसा ही पैसे को खींच कर लाता है। द रूल नंबर 4 ऑफ द रिच, रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज़। मौके का फ़ायदा कैसे उठाते हैं, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको साल 1963 में ले चलता हूँ। साल 1963 में एक बैंक था जो कंपनियों को उनके गोदाम में रखे माल पर उनको लोन देता था, और उस बैंक का नाम था अमेरिकन एक्सप्रेस। तब एक कंपनी ने उस बैंक से ये कहकर लोन लिया कि हमारा गोदाम तेल से भरा हुआ है। जब जाकर चेक किया गया तो वाकई उनके बैरल भरे पड़े थे तेल से, और ये लोन पास हो गया। लेकिन बाद में पता चला ये जो सारे तेल के भरे बैरल थे वो तेल से नहीं बल्कि पानी से भरे हुए थे। और फिर ये खबर लीक हो गई कि बैंक एक्सप्रेस के साथ किसी ने ठगी कर दी है। जब ये खबर लीक हुई तो बैंक के शेयर्स एकदम से गिर गए और बैंक दिवालिया होना शुरू हो गया। हर बंदे ने अपने बैंक से पैसे निकालने शुरू कर दिए। लेकिन इस सब स्कैंडल के दौरान एक आदमी ने उस बैंक में अपने $20 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। सब ने सोचा कि क्या ये पागल बंदा है, बैंक दिवालिया हो रहा है, हर बंदा उसमें से अपने पैसे निकाल रहा है और ये बंदा उल्टा अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट करी जा रहा है। उस बंदे ने इस बैंक के अंदर एक डीप रिसर्च की थी कि ये मार्केट का टॉप 3 बैंक है, आज नहीं तो कल ये टॉप के ऊपर दोबारा आएगा। और उस आदमी का नाम था वॉरेन बफेट, जो आज उस बैंक के 20% स्टॉक को ओन करता है, जिनकी मालियत आज की डेट में $26.1 बिलियन बनती है। 1963 में वॉरेन बफेट से ज़्यादा पैसे और भी इन्वेस्टर्स के पास थे,
لیکن موقع پر چوکا مارنا صرف وارن بفٹ کو ہی آتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج امیر ترین بندہ ہے، اور وہ بینک امریکن ایکسپریس آج امریکہ کی پورٹ فولیو کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ دا ففتھ اینڈ لاسٹ رول آف دا رچ اوائڈ سین، مطلب دیکھا دیکھی سے بچیں۔ اب میں ادھر تازہ ترین مثال دینا چاہوں گا مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کی۔ مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی اتنی لمبی چلی تھی جتنا ایک ٹیسٹ میچ چلتا ہے۔ مجھے تو ٹیسٹ میچ اور مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، تقریباً سیم ہی دن تھے۔ اب مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی دیکھ کر کئی لوگوں کے اندر چلبل ہوئی ہوگی کہ ہم بھی کچھ ایسا ہی کریں گے، مطلب اگر اس نے 200 کروڑ کی شیروانی پہنی ہے تو 3-4 لاکھ کی تو ہم بھی پہن ہی لیں گے۔ اگر اس نے ریحانہ جسٹن بائبر کو بلایا ہے تو ہم بھی کچھ ملتے جلتے کو اپنی شادی پر بلا لیں گے۔ اگر اس نے اپنی شادی پر 5000 کروڑ بھی لگا دیا ہو تو اس کے کاروبار کا 1% بھی نہیں بنتا۔ وہ تو سانس لیتا ہے تب بھی اس کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں، آپ کو قرضے نہ اٹھانے پڑ جائیں۔ وہ جو آپ نے 3-4 لاکھ کی شیروانی پہننی ہے وہی بعد میں آپ کو کرائے پر دے کے اس کا خرچہ پورا کرنا پڑے، ایسا نہ ہو جائے۔ اگر مکیش امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی پر 5000 کروڑ لگائے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی بزنس پلان ہو۔ اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں اس سب کے چکر میں اپنا مستقبل نہ خراب کریں۔ تو پھر اس ویڈیو کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ان 5 ٹپ میں سے آپ کو کون سا ٹپ اچھا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ اینڈ کیپ انسپائرنگ۔